उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950 को, क्योंकि इससे पहले इसे हम उत्तर प्रदेश के नाम से नहीं जानते थे। 24 जनवरी 1950 से पहले हम उत्तर प्रदेश को या तो संयुक्त प्रांत के नाम से या यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे। ये थे उत्तर प्रदेश के पुराने नाम। फिर जब उत्तर प्रदेश का नाम हमारा 24 जनवरी 1950 को रखा गया, फिर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के विभाजन की। उत्तर प्रदेश का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ और इस उत्तर प्रदेश के ही कुछ हिस्से को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया और एक नया राज्य बना जिसका नाम था उत्तराखंड। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है उसका पुराना नाम लखनपुरी। लखनपुरी नाम जो है कथाओं के अनुसार मालूम पड़ता है, जो हम लोगों ने जहाँ तक जानकारी है, कि भगवान राम के जो भाई थे लक्ष्मण, उनके नाम पर इस नगरी का नाम लखनपुरी रखा गया था। बाद में ये धीरे चलकर लखनपुरी से लखनऊ हो गया। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के राज चिन्ह की। उत्तर प्रदेश के राज चिन्ह में हम देख रहे हैं कि हमें दो मछलियां, एक तीर और ये 3 लाइनें दिखाई पड़ रही हैं। इनका मतलब क्या है वो जानेंगे। तो पहले तो ये जाने कि इसको स्वीकृति मिली थी कब। इसको उत्तर प्रदेश के राज चिन्ह को 1983 में स्वीकृत किया गया था। कब स्वीकृत किया गया था? 1983 में स्वीकृत किया गया था। और उसमें जो तीर धनुष बने हैं उत्तर प्रदेश के राज चिन्ह में, उसमें तीर धनुष का मतलब है हिंदू शासन, राम का प्रतीक, और जो 2 मछलियां हैं वो अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक दिखाता है। और 3 तरंग लाइन वो गंगा और यमुना के बारे में का बहाव हमें दिखाती। गंगा यमुना का मिलाप, मतलब संगम कहते हैं, गंगा यमुना का मिलना, आपस में 2 नदियां मिलकर एक नदी बन जाती। गंगा जी में जब यमुना जी मिलती हैं तो वो पहले 2 लाइनें थी, अब 2 मिलके एक तीसरी लाइन बन गई, दोनों का मिक्सअप है। तो 3 तरंग लाइन हमें क्या बताती हैं? गंगा यमुना का बहाव प्रतीक बताती हैं। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष के लिए। जो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है वो है हमारा अशोक। राजकीय वृक्ष हमारा क्या है? अशोक है। और राजकीय पक्षी सारस या क्रोंच कहते हैं, सारस है या क्रोंच है। ये तो हो गए हमारे राजकीय पक्षी के बारे में और राजकीय वृक्ष के बारे में बातें। फिर हम बात करते हैं राजकीय पशु हमारा कौन है? उत्तर प्रदेश का वारासिंगा। राजकीय पशु हमारा वारासिंगा है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू। राजकीय भाषा जो हमारी है वो है हिंदी, और उर्दू को स्वीकृत किया गया, सम्मिलित किया गया उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा में 1989 में, मतलब 1989 में। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80 हैं। और उत्तर प्रदेश की 80 जो लोकसभा की सीटें हैं उनमें से, उन सीटों में से 63 सीटें तो सामान्य वर्ग की और 17 जो सीटें हैं वो आरक्षित वर्गों के लिए हैं, मतलब रिजर्वेटेड लोगों के लिए हैं। राज्यसभा सदस्य कितने हैं? 31 हैं। और विधानसभा की जो सदस्य, विधानसभा में जो सीटें हैं वो कितनी है? 404 है। 403 ये और एक ये जो एंग्लो इंडियन। विधान परिषद में 100 विधान परिषद के सदस्य जो हैं वो कितने हैं? 100 हैं। मंडल 18 हैं और जिले 75, मतलब 75 हैं। चलो ये तो था अलग चीज। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की जब बात आती है तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला उत्तर प्रदेश में, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला हमारा लखीमपुर खीरी। ना याद रहे तो खीरा याद रखना। खीरा में क्या होता है? पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है ज़्यादा? लखीमपुर खीरी का। देखो अभी याद रहना चाहिए, कैसे याद रह रहा है, क्यों याद रह रहा है, कोई पंचायत नहीं है, एग्जाम क्वालिफाई हो बस। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो हमारा कौन सा है? हापुड़। हापुड़ से पापड़ याद कर लो, पापुड़ कर लो। पापड़ में क्या होता है? पानी नहीं होता है। और खीरे में क्या होता है? पानी होता है। तो सबसे कम हापुड़ और सबसे ज़्यादा लखीमपुर खीरी। ठीक है। फिर हम आगे चलेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश के किस जगह पर है? वो है हमारी प्रयागराज में है। कहाँ पर है? प्रयागराज में है।
और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के जिले 7 शामिल हैं। राष्ट्रीय राजधानी मतलब दिल्ली, दिल्ली के जो एनसीआर बॉर्डर है उसमें कितने जिले लगते हैं? उत्तर प्रदेश के 7 जिले लगते हैं, जैसे गाजियाबाद हो गया और भी हैं। और ग्राम पंचायत, उत्तर प्रदेश की जो ग्राम पंचायत है वो त्रिस्तरीय व्यवस्था है। जैसे हम कहें पहले ग्राम पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत, उसके बाद जिला पंचायत, मतलब इस तरह की पंचायतें जो हैं उत्तर प्रदेश की व्यवस्था में लागू है। उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश, उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश नेपाल, और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य दिल्ली एवं 8 राज्य। उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? जो सीमावर्ती राज्य हैं वो हमारे कौन कौन से? ये आप वो दिल्ली एवं 8 राज्य और हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राज्य, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश, ये यहाँ पर स्पष्ट लिखा, ये गलत है, लिखा होना चाहिए था स्पर्श। उत्तर प्रदेश को सबसे कम स्पर्श करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक राज्यों से, यहाँ पे भी ये गलत है, सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श, सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला, मतलब एक ऐसा जिला उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता हो, वो हमारा है सोनभद्र। और करता किन्हें किन्हें है सोनभद्र स्पर्श? मध्य प्रदेश को करता है, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक स्वरूप के बारे में, तो जो उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम भाग है वो कहाँ पर है? गोंडवाना लैंड का भाग है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम भाग क्या है? गोंडवाना लैंड का भाग है। उत्तर प्रदेश के 3 प्रमुख भाग, भाबर, तराई क्षेत्र, भाबर, तराई क्षेत्र, और क्या है? दक्षिण के पहाड़ और पठार, जो है वो कौन है? उत्तर प्रदेश के 3 प्रमुख भाग, कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की चीजें हैं। फिर बात करते हैं नदियां। अगर एग्जाम आए उत्तर प्रदेश का कोई भी और उसमें नदियां ना पूछी जाए, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है कि उत्तर प्रदेश के एग्जाम में नदियां ना पूछी गई हों। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों की जब हम बात करते हैं, तो जो नदियां हिमालय से निकली उनमें से गंगा, यमुना, शारदा, गंडक, रामगंगा और राप्ती, ये नदियां कौन सी हैं? जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। एग्जाम क्या करता है? इन्हीं नदियों में से देगा कि ऐसी निम्न में से कौन सी नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती है। तो वो क्या करेगा? तो गंगा, यमुना, शारदा 3 ऑप्शन देगा, या इनमें से कोई भी 3 ऑप्शन देगा, और एक ऑप्शन दे देगा कहीं और से दक्षिण की पठार से निकलने वाली नदियां डाल देगा। तो आपको ये आनी चाहिए कि गंगा, यमुना, शारदा, गंडक, रामगंगा और राप्ती, ये सारी नदियां कहाँ से निकल रही हैं? ये आपकी सारी नदियां हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। दक्षिण के पठार से निकलने वाली नदियां, चंबल, दक्षिण के पठार से निकलने वाली नदियां चंबल, बेतवा, केन, रिहंद, सोन। कौन कौन निकल रही? चंबल निकल रही है, बेतवा निकल रही है, केन निकल रही है, रिहंद निकल रही है और सोन निकल रही है। और चंबल एक ऐसी नदी है जिसमें मगरमच्छ बहुत ज़्यादा है। चंबल नदी में मगरमच्छों की संख्या अत्यधिक है। फिर आगे चलते हैं। गंगा के किनारे बसे प्रमुख शहर प्रयागराज, मतलब अपना जो इलाहाबाद के नाम से पहले जाना जाता था उसका नाम है प्रयागराज। तो जो चंबल, जो गंगा के किनारे बसे शहर हैं उनमें से प्रयागराज, हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर और वाराणसी शामिल हैं। यमुना के किनारे बसे शहर मथुरा, कौशाम्बी, आगरा और दिल्ली। शारदा नदी का दूसरा नाम है काली नदी।
ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आता है कि काली नदी का दूसरा नाम क्या है, तो शारदा नदी है, और शारदा नदी का नाम काली नदी है। राप्ती का दूसरा नाम है बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, मतलब जो राप्ती है उसका नाम है गंडक, लेकिन कौन सी बूढ़ी, मतलब बूढ़ी हो गई है। और इसके किनारे शहर बसा है, किसके, राप्ती नदी के किनारे शहर बसा है, कौन सा, वो हमारा गोरखपुर शहर जो है राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। गोमती नदी के किनारे बसे शहर लखनऊ और जौनपुर है। सरयू नदी के किनारे बसा शहर अयोध्या है। बेतवा नदी और उत्तर प्रदेश, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच किसका काम करती है, सीमा रेखा का काम करती है। मतलब ये अगर इधर उत्तर प्रदेश और इधर ये रही एक लाइन खींच दो ऐसे करके, उत्तर प्रदेश कुछ ऐसे बना हो और ये नीचे उसके क्या है, ऐसे यहाँ पर हमारा मध्य प्रदेश है, तो इनके बीच से ऐसे करके निकलती हुई चली जाती है। तो ये किसका काम करती है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच सीमा रेखा का काम करती है। कौन सी नदी, बेतवा नदी। और देवप्रयाग के समीप गंगा, देवप्रयाग के समीप गंगा जो है, गंगा नदी अलकनंदा एवं भागीरथी से मिल जाती है। अब बात करते हैं झीलों की। उत्तर प्रदेश की झीलें, सिर्फ उत्तर प्रदेश की झीलों के बारे में हम बात करेंगे। जो हमारी झीलें हैं उत्तर प्रदेश की, उनके बारे में हम जानेंगे आज। झीलों का मतलब है कि वो किसी भी आकार की हो सकती हैं। तो पहले तो हम जानते हैं ओदीताल। ओदीताल जो झील है वो कहाँ पर है, वाराणसी में है। और बड़ाताल झील शाहजहांपुर में है। फुलहर झील पीलीभीत में है। कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट झील है फुलहर झील, सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली झील फुलहर झील कहाँ पर है, पीलीभीत में है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जगह पर। उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में आगे पढ़ेंगे कैसी है। जो उत्तर प्रदेश की जलवायु है वो समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। कैसी जलवायु, समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय जलवायु। सबसे अधिक गर्मी कहाँ पर होती है, आगरा और झांसी में होती है। मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। अब जब सर्वाधिक वर्षा होती है तो सबसे कम वर्षा भी होती है। तो न्यूनतम वर्षा वाला स्थान जो उत्तर प्रदेश में है वो कौन सा है, हमारा मथुरा है, मथुरा। अब आगे चलते हैं इसी में, वन एवं वन्य जीव संरक्षण, वन एवं वन्य जीव संरक्षण। तो जब हम वन और वन्य जीव संरक्षण की ओर चलते हैं तो सबसे पहले एक बात आती है, उत्तर प्रदेश में वनाच्छादित क्षेत्र। वनाच्छादित क्षेत्र का मतलब है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हों। वो कितना है, 7% है। और सर्वाधिक वनाच्छादित जिला सोनभद्र, कौन सा है, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश में मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में है। वन्य जीव विहारों की संख्या 12 है, मतलब 12 है, और पक्षी विहार 13 अर्थात 13 है। प्राणी उद्यान कानपुर लखनऊ में है, और घड़ियाल संरक्षण कुकरेन लखनऊ, ये इंपॉर्टेंट है यूपी टेट के लिए। यूपी टेट के लिए ये जो है इंपॉर्टेंट है। घड़ियाल संरक्षण कहाँ पर है, लखनऊ में है, और किस जगह पर, कुकरेल नामक जगह पर है। देखेंगे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में क्या है। सब भारत में सर्वाधिक गरीब व्यक्तियों की संख्या उत्तर प्रदेश में। भाई जब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लोग गरीब भी यहाँ के ज़्यादा होंगे, सीधी सी बात है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस जिले की है, गौतम बुद्ध नगर की है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय, गरीबी रेखा से नीचे कम लोग बागपत में होते हैं। देखो गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम लोग कहाँ, कौन से स्थान पर है, बागपत जिले में। उत्तर प्रदेश में आय का सबसे बड़ा भाग कहाँ से मिलता है, व्यापार कर से। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक व्यापार कर संग्रह जोन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक व्यापार कर संग्रह जोन, जो मतलब व्यापार के से कर जो इकट्ठा होता है सबसे ज्यादा जोन जो है वो कहाँ पर है, लखनऊ में है। अब आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन से खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन से खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में खनिज के संदर्भ में सर्वाधिक संपन्न जिला मिर्जापुर है। ये तो वेब सीरीज आई थी, सबने देखी है, मिर्जापुर। तो मिर्जापुर में क्या नाम, गजब का जलवा था, कालीन भैया का सुना जाता है। तो बस याद रखना कि जो
खनिज थे, जैसे वो अफीम की खेती करते थे, कालीन की अफीम का बिजनेस करते थे और कालीन वगैरह का बिजनेस करते थे, तो खनिज का भी बिजनेस करते, मान लो, मन में बिठा लो। तो उत्तर प्रदेश में जो खनिज के संदर्भ में जो सबसे संपन्न जिला है वो कौन सा है? हमारा मिर्ज़ापुर है। और मिर्ज़ापुर में है क्या क्या? बलुआ पत्थर और एस्बेस्टस पत्थर है। प्रयागराज में सिलिका बालू अर्थात कांच बालू की मात्रा अधिक है। सोनभद्र में चूना एवं कोयला, ललितपुर में यूरेनियम एंड तांबा, अभ्रक। उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पर अभ्रक पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में अभ्रक नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं प्रमुख औद्योगिक संस्थान की। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है वो कहाँ पर है? गाजियाबाद में है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन, रेणुकूट, मिर्जापुर। प्रमुख उद्योग स्थान, ये हमारी मेन हेडिंग है कि प्रमुख उद्योग स्थान कहाँ भारत में, उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख उद्योग स्थान है वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तुम जानेंगे आज ट्रांसफार्मर की फैक्ट्री कहाँ पर है? वो झांसी में है। ट्रांसफार्मर जो फैक्ट्री है, जो ट्रांसफार्मर बनाती है, वो फैक्ट्री झांसी में है। और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली में है। उर्वरक कारखाना फूलपुर या प्रयागराज। देखो, प्रयागराज में है, फूलपुर नामक स्थान पर। प्रयागराज नहीं है तो फूलपुर होगा, ये याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक या प्लास्टिक सिटी, भाई सब लोग जान लो, कानपुर जितना गंदा शहर कोई नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक और प्लास्टिक सिटी, हम प्लास्टिक सिटी के नाम से किस शहर को जानते हैं? कानपुर को जानते हैं। चिकन कपड़ा का काम कहाँ पर होता है? लखनऊ में होता है। चिकन इज नॉट खाने वाला चिकन, ये कौन सा चिकन है? पहनने वाला चिकन। मतलब चिकन कपड़ा का जो काम है वो कहाँ पर होता है? लखनऊ में होता है। और चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं वो लखनऊ में बनते हैं। कहाँ पर? चिन्हट नामक स्थान पर। चीनी मिट्टी अर्थात चिन्हट, चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट, कहाँ पर? लखनऊ में। और मिट्टी के बर्तन खुर्जा, मिट्टी खोदे जाओ और बनाए जाओ, खुर्जा। मिट्टी का खिलौना आगरा में बनता है। खड़ाऊ पीलीभीत में है। हाँ, कांच का सामान, चूड़ी उद्योग, पोट्री उद्योग, तो कहाँ पर है? फिरोजाबाद की चूड़ियाँ मशहूर है उत्तर प्रदेश की। लकड़ी खिलौना वाराणसी अर्थात बनारस। टेराकोटा गोरखपुर। पॉलीफाइबर बाराबंकी। प्लाईवुड नजीमाबाद। रबड़ का निर्माण कहाँ पर होता है उत्तर प्रदेश में? मोदी नगर में। ग्रेनाइट प्लेट चुनार। गुलाब जल गाजीपुर। फर्नीचर दिया सलाई और बेंत, ये तीनों कहाँ पर हैं? बरेली में। छपाई फार्मा उद्योग फर्रुखाबाद में। और प्रथम चीनी मिल जो थी वो देवरिया में थी, प्रतापपुर में, 1903 से 1904, मतलब इसकी स्थापना जो थी 1903 में की गई थी। अब आगे चलते हैं। शिक्षा एवं राष्ट्रीय शोध संस्थान बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है उत्तर प्रदेश में वो लखनऊ में है। और आगे बढ़ते हैं तो नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा, ये थोड़ी मिस्टेक है इसमें, ये यहाँ पर होना चाहिए। हाँ, ये है नॉलेज पार्क। कहाँ पर है? नॉलेज पार्क हमारा ग्रेटर नोएडा में है। नॉलेज पार्क कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में है। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। और भारतीय पशु चिकित्सा जो है वो कहाँ पर है? बरेली में। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान जायस, ये इंपॉर्टेंट है, बरेली वाला है। तो सभी इंपॉर्टेंट, ये सारे वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं। भारतीय साग सब्जी संस्थान बनारस अर्थात वाराणसी।
अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश शास्त्रीय नृत्य। कथक शैली का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। कथक का सर्व प्रमुख केंद्र जो है वो कौन सा है? लखनऊ है। कथक के प्रमुख उन्नायक ठाकुर प्रसाद और बिंदादीन। चर्चित व्यक्तित्व सितारा देवी, लच्छू महाराज और बिरजू महाराज। नौटंकी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य है कौन सा? नौटंकी। आला, धुरिया, कार्तिक, रौला, ये सब कहाँ पर होते हैं? बुंदेलखंड। चरकुला ब्रज क्षेत्र में। बिरहा पूर्वांचल की प्रसिद्ध लोक गायक की परंपरा है। रसिया ब्रजी क्षेत्र और बरसाना। कर्मा सोनभद्र में। मल्हार कोरवी और धोबार जो है वो पूर्वांचल में होता है। देवा बाराबंकी। अब बात करते हैं संगीत की। तो संगीत का नाम आता है तो अमीर खुसरो। ये कौन थे? ख्याल गान का विकास करने वाले थे। इनका जन्म एटा में हुआ था। इन्हें तोताए हिंद भी कहते हैं। इन्होंने ही आविष्कार किया था किसका? सितारा का। इन्होंने सितारा का आविष्कार किया था। इनके बारे में इतना ही था। तो सितारा के आविष्कारक ये पूछा जाता है। हुसैन शाह सरकी बड़ा ख्याल गायकी के ये कौन थे? स्थापना करने वाले थे। मतलब बड़ा ख्याल गायकी की स्थापना की किसने की? हमारे हुसैन शाह सरकी ने की। हाजी सुल्तान ख्याल गायकी के आगरा घराने की स्थापना की। किन्होंने? हाजी सुल्तान ने ख्याल गायकी के आगरा घराने की स्थापना की। अब बात करते हैं मंदिर की। मंदिर जो है विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। वृंदावन मंदिर मथुरा में है। विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर में है। बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया में है। और सिंह ऋषि का मंदिर जो है वो सिंगीरामपुर नामक स्थान फरुखाबाद की जगह पर है। गंगा जी के तट पर, मतलब गंगा नदी के किनारे। यह स्थान बिल्कुल गंगा नदी के स्थान पर है। यहाँ पर एक चीज़ है, जो ये नाम है सिंगीरामपुर, इसका पहले नाम सिंगीरामपुर न होकर नौरंगाबाद हुआ करता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक गंगा जी का स्थान है जो गंगा जी अपना पानी छोड़ के गई है। आज तक वो पानी कभी तक सूखा नहीं है। और उस पानी के बीच में एक मंदिर बना है, वो शंकर जी का मंदिर है, तो जहाँ तक मुझे पता है। और वो जो शंकर जी का शिवलिंग था वो अपना रंग बदलता था दिन में, हर घंटे के हिसाब से। तो और क्या हुआ, उस मंदिर में जो शिवलिंग था वो चोरी हो गया है, लेकिन मंदिर आज भी पानी के बीचों बीच में वैसा ही खड़ा हुआ है। शायद हमारे ख्याल से 100-200 साल से भी पुराना मंदिर होगा वो। तो सिंह इसका जो मंदिर है वो कहाँ पर है? फरुखाबाद जिले में है, सिंगीरामपुर नामक स्थान पर। वरय भगवान का मंदिर जो है वो कहाँ पर? एटा में है। और देवी पाटन मंदिर जो है वो कहाँ पर? तुलसीपुर अर्थात बलरामपुर। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में। थारू जनजाति। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी जनजाति है? थारू जनजाति। ये क्या करती है? दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। अच्छा, दीपावली को शोक के रूप में मनाने का अर्थ है, दीपावली को ये शोक के रूप में इसलिए मनाते हैं क्योंकि इनके जो परिवारिक जन थे वो अमावस्या जो पड़ती है उस दिन काफी लोग चले उनके विरह के कारण ये शोक में मनाते हैं। और जगन्नाथ, ये जगन्नाथ ना होकर जगन्नाथी देवता की पूजा करते हैं। किनकी? जगन्नाथी ही नहीं है, ये जगन्नाथी देवता की पूजा करते हैं। किनकी? जगन्नाथी देवता की पूजा करते हैं। कौन? थारू जनजाति के लोग। वर्षा ऋतु में बनहर त्योहार मनाते हैं। कौन? थारू जनजाति। अगर क्वेश्चन आता है बनहर त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है, तो थारू जनजाति मनाती है बनहर त्योहार। बनराव जनजाति। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति है। कौन सी? बनराव। बुक्सा जनजाति बिजनौर में है। काशीपुर के चामुंडा देवी की पूजा होती है और पीपल के वृक्ष की भी ये लोग पूजा करते हैं। फिर है खरवार। खरवार जनजाति, ये मिर्जापुर में है। यहाँ पर क्या होता है? कर्मा नृत्य होता है, ये इंपॉर्टेंट है। कर्मा नृत्य होता है। कौन सी जनजाति करती है? खरवार जनजाति करती है। फिर अगली जनजाति है माहीगीर। माहीगीर मतलब मेहरा बिजनौर। महाभारत में इस जनजाति का उल्लेख किया गया है और इस्लाम धर्मनायों में भी इसका उल्लेख मिलता है। ये तो था हमारा उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान। जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये सारी चीज़ें एग्जाम में आती हैं, तो मन लगा के पढ़ना, उसे नोट डाउन कर लेना। प्रमुख पर्यटन स्थल विश्व धरोहर में शामिल राज्य के 3 स्मारक, फतेहपुर सीकरी, आगरा किला और ताजमहल। ताजमहल तो सबको पता है कि आगरा में ही है और आगरा का किला भी आगरा में है, ठीक है। और फिर बात करते हैं विश्व धरोहर जारी करने वाला यूनेस्को है। 1504 में आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी और आगरा मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रही है। 1504 में आगरा की स्थापना। और इसके बाद कपिलवस्तु, इसकी पहचान शाक गणराज्य से की गई। यहीं पर पिपरहवा स्तूप है। यह शाक गणराज्य की राजधानी था और इसकी पहचान उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के पिपरहवा नामक
स्थान से की गई है। हमने बोला शाक्य गणराज्य, मतलब शाक्य गणराज्य का मतलब है शाक्यों का समूह हुआ करता था, एक जाति या कुछ भी कह लो, उसका समूह हुआ था, गणराज्य थे अर्थात राज थे, उनके हेड थे कपिल वस्तुता था, यही मतलब यही राज था इसका। फिर बात करते हैं लुम्बिनी की। लुम्बिनी क्या है? गौतम बुद्ध जो हैं उनका जन्म स्थान है और वर्तमान में नेपाल में है। मतलब जो लुम्बिनी है वो वर्तमान में नेपाल में है, जो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के नौतवाना स्टेशन से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यह ऐतिहासिक, धार्मिक और भग्नावशेष जिस स्थल पर उपलब्ध है वह पदारिया गांव के नाम से पुकारा जाता है और नेपाल की भगवानपुर तहसील के उत्तर में 2 मील की दूरी पर स्थित है। यह भारत नेपाल सीमांत क्षेत्र में पड़ता है। इस स्थल को लुम्बिनी शासक के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। मतलब इस स्थल को वर्तमान में लुम्बिनी नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे कौशाम्बी की तरफ। कौशाम्बी जो है वो इलाहाबाद मतलब प्रयागराज से अलग हुआ था। यह बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। किसका? बौद्ध का और जैन दोनों का है। ठीक है, एक का नहीं, दोनों का है, प्रसिद्ध तीर्थ है। यहाँ छठे जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु का मंदिर है। तीर्थंकर हुए हैं जैन में छठवें, जिनका नाम था पद्म प्रभु, उनका क्या है? मंदिर है। कुशीनगर में रामावर स्तूप है, श्रावस्ती में सहेत महेत स्तूप है और लखनऊ में उल्लास खेड़ा का टीला स्थित है। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है और वहाँ पर क्या स्थित है? उल्लास खेड़ा का टीला स्थित है। बिठूर मतलब कानपुर, यहीं पर रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। मतलब जो इनका आश्रम था यहाँ पर, जब राम जी ने सीता जी को वनवास दे दिया था, अपने राज से निकाल दिया था कुछ लोगों की बातों के वजह से कि राजा है तो रानी ऐसी नहीं होनी चाहिए, वारी का भी चीज़ें करके, मतलब उन पर जो था एक दोष लगाया था, तो उस वजह से उन्हें निकालना पड़ा। तब जो सीता जी रही थी आकर वो पिठूर आश्रम में ही रही थी। उस समय यहाँ पर क्या था? हमारे महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम हुआ होता था। और अब इनके बाद नैमिषारण्य की ओर चलते हैं। नैमिषारण्य जो है वो सीतापुर जिले में स्थित है और यहाँ पर महर्षि दधीच ने यहाँ पर अपनी अस्थियाँ दान की थी और उन्हीं अस्थियों से बना था इंद्र का वज्र। और भगवान राम ने पिनाक नामक धनुष का खंडन किया और सीता जी से शादी की। जब सीता जी से विवाह किया तो मतलब जो धनुष बना था वो दधीच की रीढ़ की हड्डी से बना था। ठीक है, और इसे 88,000 ऋषियों की तपोभूमि भी कहा जाता है। फिर आता है कोला गोकर्ण जो लखीमपुर खीरी में है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मेला। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेला मथुरा में लगते हैं और जो ये मेला सामने लिखे हुए हैं ये इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से। द्रौपद मेला जो है वो वाराणसी में लगता है। हरदास जयंती वृंदावन में होती है। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में। महावीर जी मेला लखनऊ में। परिक्रमा मेला या सावन झूला ये अयोध्या में। और जो इम्पोर्टेंट है वो है माघ मेला जो प्रयागराज इलाहाबाद में लगता है और ये शुरू होता है मकर संक्रांति से। फिर आता है नौचंडी मेला मेरठ में लगता है। मार्ग शीर्ष मेला एटा में लगता है। शाकुंभरी देवी का मेला सहारनपुर लगता है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी लगता है, इंपॉर्टेंट है। मक्कनपुर मेला फर्रुखाबाद में लगता है और रामायण मेला जो है वो चित्रकूट में लगता है। ये इसके बाद थोड़ी बात करते हैं कुछ स्मरणीय तथ्य के बारे में। जो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे उनका नाम था गोविंद वल्लभ पंत और प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी उनका नाम था सुचेता कृपलानी और प्रथम राज्यपाल उत्तर प्रदेश के सरोजनी नायडू और सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाली सुश्री मायावती जी जिन्होंने 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किया। फिर आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश वन्य जीव विहार और पक्षी विहार। तो वन और वन्य प्राणी विषय संविधान की 7वीं अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन यह उद्यान पहले उत्तर प्रदेश में था मगर अब नहीं है। अब इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान न होकर के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है।
जो लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिले में फैला हुआ है। दो जिलों के में फैला हुआ है, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिले में फैला हुआ है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। फिर बात करते हैं वन्य जीव विहार की। 1956 में वन्य जीव संरक्षण संगठन बनाया गया। फिर 1957 में चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार हुआ। ठीक है, 1956 में वन्य जीव संरक्षण संगठन का याद रखना है, और 1957 में चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े और सबसे छोटे वन्य जीव विहार की। तो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार जो मेरठ में स्थित है, वह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार महावीर स्वामी वन्य जीव विहार जो कि ललितपुर में है। ठीक है, फिर इसके आगे हम लोग बात करेंगे पक्षी विहार की। तो पक्षी विहार, सबसे पहला पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार है जो उन्नाव में है। फिर सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोशी पक्षी विहार, सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोशी पक्षी विहार। पथीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में, और समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा कुछ स्मरणीय तथ्य के बारे में। चिंकारा विंध्य के जंगलों में पाए जाते हैं जो कि राजस्थान में है। हाथी शिवालिक में, और गेंडा तराई के क्षेत्रों में मिलते हैं। ये बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। लुप्त प्रजाति का प्रजनन केंद्र लखनऊ कुकरेल वन में है। बब्बर प्रजनन केंद्र लाइन सफारी पार्क जो है इटावा में है, अभी अखिलेश यादव ने बनवाया है। प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क नाइट सफारी पार्क जो ग्रेटर नोएडा में है। कछुआ प्रजनन केंद्र कुकरेल लखनऊ और सारनाथ वाराणसी में है। तो इसके साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग, जो इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ अब बढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन की तरफ। विद्युत उत्पादन, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ताप के द्वारा ही विद्युत को बनाया जाता है। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह 1942 जो अलीगढ़ ज़िले में है, उसका वो 1942 में स्थापित हुआ में बना। ठीक है, चंदौसी ताप विद्युत केंद्र मुरादाबाद में है। परीक्षा ताप परियोजना झांसी में है, और पनकी ताप विद्युत परियोजना कानपुर में है। हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को कराएंगे जो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में आते हैं, उसके अलावा बाहरी चीज़ें कोई नहीं, कोई फालतू की चीज़ नहीं। आगे बढ़ते हैं। परमाणु संयंत्र नरौरा जो बुलंदशहर में है, 220 मेगावाट के 2 प्लांट शुरू किए गए थे। एक है उसमें से 220 मेगावाट का 1 जनवरी 1991 को, दूसरा है 220 मेगावाट का 1 जुलाई 1992 को। तो फिर परमाणु संयंत्र के बाद जल विद्युत परियोजना माता टीला जल विद्युत परियोजना झांसी में बेतवा नदी पर है, और मध्य प्रदेश के सहयोग से बनाया जा रहा है, जो 30.60 मेगावाट की है। हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। रिहंद जल विद्युत परियोजना जो सोनभद्र के पीपली जिले में रिहंद नदी पर है। किस नदी पर है? रिहंद नदी पर है, और 50 मेगावाट की 6 इकाइयाँ बनी हैं। इसके द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश के 20 जिलों को विद्युत मिलती है, वो जगमगाते हैं। और ऊपरी गंगा नहर में सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित हैं। देखो इम्पोर्टेंट ये है हमारे लिए कि जो भी बताया है वो सारा आपको याद होना चाहिए। अगर आपने ये सारी चीज़ें कंठस्थ कर ली, अर्थात याद कर ली, दिमाग में बैठा ली, तो अगर उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर हम इनको डीप पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन परीक्षा के दृष्टि से ये पर्याप्त है। अभी ये हमारा पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 और आएगा उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान के बारे में, जिसे आप लोगों को देखना है, समझना है। देखो स्किप नहीं करना है, क्योंकि आप लोग जब स्किप करते हो तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को खो देते हो। और कोशिश करते हैं हम भी, और आप लोग भी करिए कि कुछ भी न छूटे। फिलहाल तो जितना कराया है, तो अगर आप ना करते हो तो एग्ज़ाम इससे बाहर नहीं जाएगा।